हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। बेटा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है आप लोगों का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था बेटा। और अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले तो मैं रिकॉल करवा रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दो तरीके से डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन, सेकंड पढ़ा था मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन हमने देखा था वो चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। और एक पॉइंट इसी में देखा था हम लोगों ने बेटा, वो पर्सन या वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का क्या करता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब वो पर्सन या वो की ग्रुप या वो चीफ ऑर्गन जो बहुत सारे इंटररिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। फंक्शंस कौन कौन से बताए थे मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव है बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले या किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट परफॉर्म करें, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और सेकंड हमने देखा था टू गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेसफुली सर्वाइव इन डायनेमिक और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। इसका मतलब एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होते रहे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गाइड करें जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए डायनेमिक एनवायरनमेंट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर बेटा हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया था बेटा स्ट्रैटेजी की बहुत सारी डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन में देखी थी बेटा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू अटेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। फिर हमने एक और चीज देखी थी अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुइक। मैंने आपको बताया था बेटा विलियम एफ ग्लुइक ने बोला स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड इंटीग्रेटेड प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देखा था बेटा स्ट्रैटेजी इज अ इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी, मींस अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में कैसे ग्रैब करें, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एक चीज और बताई थी मैंने, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। किस तरीके से हम ऑफसेट कर पाए अपनी वीकनेसेस को, ऑफसेट का मतलब किस तरीके से अपनी वीकनेस को मिनिमाइज कर पाए और किस तरीके से हम क्या कर पाए, ऑब्जर्व, परसीव कर पाए थ्रेट्स को। तो इसके लिए भी बेटा स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स और बताए थे। स्ट्रैटेजी, पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। फिर हमने देखा था बेटा स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल, और इट इज इन द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। और मैंने एक पॉइंट और बताया था बेटा आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी साउंड कब कहलाएगी, जब उस स्ट्रैटेजी में क्या होगा बेटा, मिस कैलकुलेशन भी होगा और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स भी होंगे। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था स्ट्रैटेजी के पढ़ने के बाद, स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है बेटा एक्टिंग इन एडवांस और प्लानिंग इन एडवांस, और रिएक्टिव का मतलब होता है बेटा एडेप्टिव। अगर आपने कोई चीज मार्केट में लॉन्च करी पहली बार, कोई नई चीज अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं करी, इसको बोलेंगे प्रोएक्टिव। और आपको देख के बाकी कंपनीज वही सिमिलर प्रोडक्ट और वही सिमिलर सर्विसेज अगर लॉन्च करती है, इसको बोलेंगे बेटा रिएक्टिव। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ओनली प्रोएक्टिव, ओनली रिएक्टिव या ब्लेंड ऑफ बोथ। तो मैंने आपको बताया था बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन और करंट मार्केट पोजीशन को या मार्केट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करना है बेटा, एनहेंस करना है।
और रिएक्टिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्रेश मार्केट कंडीशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट से आपको क्या करना है? कोप अप करना है। तो आपको मैंने ये बताया था और ये इंपॉर्टेंट भी बोला था मैंने आपको। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप देखा था क्या डेवलप होता है? विजन, फिर क्या सेट होता है? ऑब्जेक्टिव, फिर क्या क्राफ्ट होती है? स्ट्रैटेजी, फिर उन स्ट्रैटेजी को क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद उन स्ट्रैटेजी के अंदर इनएप्रोप्रिएट क्या किए जाते हैं? इनिशिएट किए जाते हैं एप्रोप्रिएट चेंजेस वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। मींस जहां पे भी लगता है कि स्ट्रैटेजी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, जो हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर हम लोगों ने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एडवांटेजेस पढ़ाए थे मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में थे बेटा। सबसे पहला एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज पढ़ाया था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव competitive advantage. Strategic management gives the direction to move ahead. किसको डायरेक्शन दे रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल, एरर, मिस्टेक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस लॉन्गिविटी मतलब सर्वाइव इन लॉन्ग रन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेटा बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था जितने टॉपिक आज तक हो जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू भी करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर के अंदर जो भी आपके मॉड्यूल के पीछे आज तक जितने टॉपिक्स हो जाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू गिवन है वो कंप्लीट करेंगे। बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में 2 लेक्चर और लगेंगे, हार्डली 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपके सिलेबस के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं बेटा 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं 50 मार्क्स का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वेटेज है। 5 चैप्टर्स को इक्वली डिवाइड किया गया, इसका मतलब हर चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो बेटा वापस बोल रहा हूं, बार बार चीजों को रिकॉल करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो आपके मॉड्यूल से रिलेटेड ही होंगे। लेकिन पहले उस कॉन्सेप्ट को करते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आप लोगों ने बेनिफिट्स तो पढ़े थे, अब आपके मॉड्यूल के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ क्या दे रखे हैं बेटा? लिमिटेशंस का मतलब ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब वो जो प्रोसेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप प्रैक्टिकली मुझे एक बार बताओ बेटा सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या निकल रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सर टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताओ। आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप क्या करोगे? प्लान करोगे, प्लानिंग करोगे ना। प्लानिंग के साथ साथ आप एनवायरनमेंट का क्या करोगे बेटा? एनालिसिस करोगे। आप ये बहुत सारा काम करोगे, प्लानिंग करोगे, एनालिसिस करोगे। इसके बाद जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी उस स्ट्रैटेजी को क्या करोगे बेटा? इंप्लीमेंट करोगे। अब मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताओ, आप स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट अ सिंपल टास्क। तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा बेटा? बहुत ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बेटा जब इतना सारा आप काम करोगे तो ये कहीं ना कहीं, जब आप ये सारा काम करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेली रूटीन है, ध्यान से सुनो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेली रूटीन है
वो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, डेली रूटीन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आएगा बेटा, इंपैक्ट आएगा। जब आपके डेली रूटीन पे इंपैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा बेटा, एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट। पॉइंट समझो बेटा। स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या इन्वॉल्व हो जाता है बेटा, टाइम। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ एक चीज और सोचो, जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो आपका जो डेली रूटीन है उस पर इंपैक्ट आएगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। और जो चीज आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जब आप उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे, समझो इस चीज को, जब आप उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे, जरूरी है जो आपने सोचा है वो ही हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपने ये सोच के इंप्लीमेंट किया कि आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा सक्सेस। लेकिन सक्सेस की जगह आपको क्या मिल सकता है, फेलियर भी तो मिल सकता है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव। तो प्रॉब्लम इज दैट कि सबसे बड़ा लिमिटेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आई होप क्लियर है सबको। सेकंड, एक और समझा रहा हूं, फिर दो को अपडेट कराऊंगा, फिर अगले दो। सेकंड, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ध्यान से समझो, वर्ड पे फोकस कर रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। सर कॉस्टली क्यों है? मुझे एक बार बताओ बेटा, स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो, स्ट्रैटेजी अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को अगर आप बना रहे हो, तो आपको बेटा किनको हायर करना पड़ेगा? आपको हायर करना पड़ेगा बेटा एक्सपर्ट्स को, या आपको हायर करना पड़ेगा बेटा एक्सपर्ट प्लानर्स को। अब मुझे बताओ, जब आप किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे या किसी प्लानर को हायर करोगे, तो बेटा कहीं ना कहीं वो आपसे क्या लेगा, अपनी प्रोफेशनल फीस लेगा, और वो आपके लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट। दैट इज कॉस्टली प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर एक चीज और सोच के बताओ मुझे सॉरी आप एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो, आप प्लानर को हायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो एक्सपर्ट है वो प्लानर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करके स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेगा और इंप्लीमेंट करेगा। तो बेटा वो अपने फीस लेगा, और वो फीस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। और एक बात और, वो कंपनी, जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं या मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं, जिनके पास किस चीज की शॉर्टेज है बेटा, फंड्स की शॉर्टेज है, तो उन कंपनीज के लिए तो बेटा ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। पहले ही मेरी कंपनी बहुत छोटी सी है, पहले ही मेरी कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज है, और मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ रहा है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी के लिए बहुत एक्स्ट्रा क्या होगा बेटा, कॉस्ट, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्टली हो जाएगा, और वो मेरी कंपनी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो आप लोगों ने अभी तक दो लिमिटेशन पढ़ी है। पहली लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि आपको किनको हायर करना पड़ेगा बेटा, एक्सपर्ट प्लानर्स को, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट्स को अगर आप हायर करते हो तो उनकी बेटा जो फीस है वो देनी पड़ेगी। और स्मॉल कंपनी या मीडियम कंपनी जिनके पास बेटा फंड्स की शॉर्टेज है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा क्या है बेटा, कॉस्टली प्रोसेस। तो अपडेट कर लो पहले दो, अभी कंप्लीट नहीं हुए बेटा, दो लिमिटेशंस और गिवन है, पहले ये दो अपडेट करो, फिर अगली दो समझाता हूं। तो लिखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फर्स्ट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डैश डाल के लिखो, इसके अंदर डैश डाल के, ये तो हेड पॉइंट हो गया, अब डैश डाल के, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, कॉमा, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन
spend a lot of time in preparing and communicating strategy that may impede मतलब जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे आपका जो डेली रूटीन है, डेली वर्क है, उस पर क्या आएगा, इंपैक्ट। तो यही बोल रहा है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड a lot of time in preparing, communicating strategy that may impede daily operation, that may impede daily operation and negatively negative लिख लो, and negative impact the routine business तो वर्ड पे फोकस करो जो मैंने आपको समझाया है। जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो आपका सारा टाइम प्लानिंग और एनालिसिस में चला जाएगा, जिससे आपका डेली जो बिजनेस है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट। जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं आपका बिगड़ेगा, जिससे आपके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये बोल रहा है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, communicating the strategy that may impede daily operation and negative impact the routine business, full stop। आगे एक लाइन और लिख रखी है बेटा। और एक चीज और सोचो, मैंने आपको यहां बताया था, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे ये सोच के कि क्या होगा आपको, सक्सेस, लेकिन क्या हो सकता है, फेलियर भी तो हो सकता है। और अगर फेलियर हो गया तो आपके बिजनेस पे उसका क्या आएगा बेटा, नेगेटिव इंपैक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, प्लानिंग आर इंपॉर्टेंट बट पुटिंग देम इनटू एक्शन मतलब जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। पुटिंग देम इनटू एक्शन का मतलब इंप्लीमेंट। Planning is important, but putting them into action. Planning is important, but putting them into action is where the actual success lies. लाइन समझ आई बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा उसको एक्शन में लाना मतलब इंप्लीमेंट करना, और ये सोच के इंप्लीमेंट करना कि आपको क्या मिलेगा, सक्सेस। जरूरी नहीं है सक्सेस मिले, क्या हो सकता है, फेलियर। तो यही बोल रहा है बेटा, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बट पुटिंग देम इनटू एक्शन इज वेयर द एक्चुअल सक्सेस लाइज। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। तो बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकेंड लिखो बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। 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 डैश डाल के लिखो इसमें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड a lot of expenses. Strategic management add a lot of expenses to the organization. Strategic management adds a lot of expenses to the organization. कैसे expenses add करता है ये प्रोसेस, फुल स्टॉप। आगे लिखो, expert strategic planners need to be engaged. हमें प्लानर्स को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स नीड टू बी एंगेज
एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स नीड टू बी एंगेज्ड, कॉमा, नीड टू बी एंगेज्ड, कॉमा, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स नीड टू बी एंगेज। क्यों एंगेज करना पड़ेगा आपको? क्योंकि वही प्लानर क्या करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम वो एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानर्स को एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी बन रही है उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए प्लानर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को क्या करेगा, एनालाइज, एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा। तो यही बोल रहा है बेटा, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, कॉमा, एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। Expert strategic planner need to be engaged, comma, efforts are made for analysis of external and internal environment, for analysis of external and internal environment। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ा, आपको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ा, जिससे एक्सपर्ट क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। तो ये बोल रहा है बेटा, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, कॉमा, एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट्स टू डेवलप and implement strategy, to develop and implement strategy। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से एक लाइन और लिखा है, उन कंपनीज के पास जिनके पास फंड्स नहीं है उनके लिए तो ये वैसे ही कॉस्टली हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से ये भी लिखो, फुल स्टॉप क्या, नेक्स्ट लाइन से लिखो, this can really costly for organization, this can really costly for organization with limited resources का मतलब जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं। this can really costly for organizations with limited resources, particularly when small and medium organization create strategy, particularly when small and medium organization create strategy। आई होप क्लियर है आपको दो पॉइंट। तो आप लोगों ने सबसे पहले लिमिटेशन पढ़ी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और सेकंड आपने बेटा पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स। वर्ड पे फोकस करो। थर्ड डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, एक बात मुझे बताओ बेटा, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए फॉलो कर रहे हो कि मार्केट से किसको आउट परफॉर्म कर दो, मार्केट से आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर लो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लो। अब मुझे एक बताओ बेटा, आप ये सोच रहे हो, मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करके मार्केट से किसको आउट परफॉर्म करना चाहती है, अपने कॉम्पिटिटर को। सिमिलरली आपका कॉम्पिटिटर भी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट से क्या करना चाहेगा, आउट परफॉर्म। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को कैसे समझो।
आप मुझे एक बताओ, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करके मार्केट से अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर दूंगा, आउट परफॉर्म। तो जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को भी एनालाइज करोगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। सिमिलरली आपका कॉम्पिटिटर भी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करके आपको मार्केट से आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो बेटा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है उसको समझना, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कहीं ना कहीं बेटा स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, क्लोज्ड डोर। ऑब्वियस सी बात है, सबको बताएंगे थोड़ी ना, क्लोज्ड डोर के अंदर मींस कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में स्ट्रैटेजी बनती है और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आप ये सोच के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को समझो और उसको मार्केट से हटा दो, लेकिन सिमिलर आपका कॉम्पिटिटर भी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करके आपको हटाने की सोच रहा होगा। तो बेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है, क्योंकि जो भी चीज आपका कॉम्पिटिटर सोच रहा है आप उसको कहीं ना कहीं क्या नहीं कर सकते, क्लियरली नहीं समझ सकते, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजी बनती है वो क्लोज डोर के अंदर बनती हैं और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। आई होप आपको क्लियर होगी, तो अपडेट कर लो थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिख लो बेटा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिटिव, कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्पिटिटिव भी लिख सकते हो, कॉम्पिटिटर भी लिख सकते हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, डैश डाल लिखो, डैश डाल लिखो। इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, in a competitive scenario, comma, where all organizations are trying to move strategically, in a competitive response, sorry, in a competitive scenario, comma, where all organizations are trying to move strategically, in a competitive scenario, comma, where all organizations are trying to move strategically, comma, it is difficult to clearly estimate, it is difficult to clearly estimate competitive strategy। इसका मतलब बेटा सब लोग स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को क्लियरली कैसे समझ पाओगे, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। तो यही बोल रहा है बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी because most of the decisions are taken within closed doors, because most of the decisions are taken within closed doors, because most of the decisions are taken within closed doors। क्लियर है सर? तो तीनों आप लोगों ने तीन पढ़े। पहला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दूसरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, तीसरा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अब आते हैं लास्ट डिसएडवांटेज पे, एनवायरमेंट इज, ध्यान से सुनो, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा एक बात मुझे बताओ, आप अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्या करोगे बेटा? स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कंपनी को फ्यूचर में अच्छी पोजीशन पे लेके जाना है। कहीं ना कहीं आप क्या करना चाह रहे हो? आप अपनी कंपनी के फ्यूचर को शेप करना चाहते हो, तभी तो स्ट्रैटेजी बना रहे हो। और आप स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो।
जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो बेटा कहीं ना कहीं आपको किस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, एनवायरमेंट को। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, आप समझो। आप लोगों ने बीसीके में जरूर पढ़ा होगा एक चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। एनवायरमेंट का मतलब वो सारे फैक्टर्स या बेटा वो सारे फोर्सेस या बेटा वो सारे वेरिएबल्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर्स या वो सारी फोर्सेस या वो सारे वेरिएबल्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स, उन सारी फोर्सेस, उन सारे वेरिएबल्स को एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, सर दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। हल्का सा ओवरव्यू क्यों दे रहा हूं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे। बेटा एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटा मुझे बताओ, मार्केट में मेरा एक कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर कैसा एनवायरनमेंट हुआ मेरे लिए, एक्सटर्नल। अब वो कॉम्पिटिटर मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या डालेगा, इंपैक्ट डालेगा, यस या नो। कॉम्पिटिटर अपने प्राइस कम कर देगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट आएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल की बात करूं तो बेटा एम्प्लॉय, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एफिशिएंट एम्प्लॉय जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, इंपैक्ट। अब आते हैं सर इस लिमिटेशन पे। अब मुझे बताओ बेटा, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को शेप करना है। शेप मतलब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके जाना है। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आप लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करोगे तो एनवायरनमेंट का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। अब प्रैक्टिकली जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होता है, चेंज होता है। चेंज मतलब एनवायरनमेंट हमेशा कैसा होता है, डायनामिक। डायनामिक मतलब फ्रीक्वेंटली एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, चेंज। और इसको बोल रहे हैं बेटा ये टर्बुलेंट। अब मुझे बताओ, जब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे होगे ये सोच के कि फ्यूचर में अपनी कंपनी को इस पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो क्या आप जब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो क्या आप एनवायरनमेंट को पिन पॉइंट कर सकते हो कि फ्यूचर में जो मैं सोच रहा हूं एनवायरनमेंट वैसे ही रहेगा? बेटा नहीं। आज तुम लोग एनवायरनमेंट को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बेटा कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते। पिन पॉइंट का मतलब बिल्कुल 100% आप एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं कर सकते कि एनवायरनमेंट चेंज ही नहीं होगा। लेकिन एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कहीं ना कहीं जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम आपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया। अब एनवायरनमेंट हो रहा है चेंज, तो फ्यूचर में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं जो आपने सोचा है एज इट इज बिहेव ना करे। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसलिए बोल रहा है बेटा एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करके स्ट्रैटेजी बनाओगे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, लेकिन आप कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो जो आप फ्यूचर में सोच रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर जाएगी, जरूरी नहीं है कर पाए, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, चेंज। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अपडेट कर लो बेटा। फोर्थ लिमिटेशन, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। डैश डाल लिखो, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, it is difficult to understand the complex environment. It is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint. It is difficult to understand complex environment
and exactly pinpoint how it will shape up in future. It is difficult to understand complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future. It is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future. इसका मतलब जो आपने एस्टिमेट किया था आज कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा और हम अपनी कंपनी को इस पोजीशन पे ले जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है एज इट इज रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है. तो बेटा कहीं ना कहीं इससे क्या हो सकता है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपने सोचा, जियोपार्डाइज का मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क पे हो. तो ये लिख रहा है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, द ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर. द ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर मे गो रॉन्ग. आगे लाइन, the organizational estimate about its future may go wrong and jeopardize all strategic plans. इसका मतलब जो आपने सोचा जरूरी नहीं है वैसा ही रहे फ्यूचर में. तो कहीं ना कहीं बेटा रिस्क है ना, रिस्क की जगह वर्ड क्या यूज कर रहा है बेटा, जियोपार्डाइज. तो बेटा एक चीज सोचो, आपने पढ़े स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशन. पहला, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. दूसरा बेटा, कॉस्टली प्रोसेस. तीसरा आपने पढ़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. फोर्थ पढ़ा एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. आई होप आपको क्लियर होगा बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस. क्लियर है सर? तो आप सबसे पहले बात करते हैं. अब यहां तक हमने जो कंप्लीट किया है, प्लीज देखो, आप अपना चार्ट ओपन करो. चार्ट के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसके अंदर अभी हमारे एक टॉपिक और बचा होगा, स्ट्रैटेजिक लेवल्स, और एक टॉपिक बचा होगा बेटा कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इंटेंट, जिसमें मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, और इसी के अंदर एक बचा होगा वैल्यूज. तो हमारे 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, 2 लेक्चर ही मान लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा. अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आज तक के टॉपिक जितने भी कंप्लीट हुए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, पहले वो देख लेते हैं. तो बेटा मैं आपके मॉड्यूल को ही आपके सामने ओपन कर रहा हूं. ये आपका मॉड्यूल आपके सामने ओपन है बेटा, और ये मैंने आपका मॉड्यूल ओपन किया है. ठीक है, इनकेस अगर किसी के पास मॉड्यूल नहीं है तो आप इस मॉड्यूल को ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चैप्टर वाइज PDF गिवन है. तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में गिवन है वो देखते हैं. क्या बोल रहा है बेटा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान. याद करो बेटा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एनवायरमेंट. इसका मतलब एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होता रहे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते रहोगे, सक्सेसफुली सरवाइव कर पाओगे. तो बेटा मुझे एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक मार्केट पोजीशन, यस. टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, यस. टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एनवायरमेंट, यस. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑल ऑफ द अबव. आई होप क्लियर है सबको. पहला. सेकंड देखते हैं बेटा क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Strategy is always pragmatic and not flexible. नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था strategy is always flexible and pragmatic. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. पढ़ो. सेकंड, strategy is not always perfect. ठीक है, flawless and optimal, not always. इसका मतलब स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती. यस,
स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है। थर्ड भी देखते हैं एक बारी। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, नो। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक, नो। स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। तो मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, सॉरी, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। तो ये बोल रहा है कैन नेवर बी की जगह क्या लिख दिया? नॉट ऑलवेज। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप क्लियर है बेटा। तो मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी के अंदर पॉइंट्स लिखवाए थे बेटा, उन्हीं पॉइंट्स पे देखो एमसीक्यू गिवन है। और मैंने आपको बोला था ये पॉइंट्स इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपके मॉड्यूल में कुछ एमसीक्यू गिवन है। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन। इसका मतलब स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड, स्ट्रैटेजी इज रिएक्टिव इन एक्शन। स्ट्रैटेजी इज ओनली रिएक्टिव या ब्लेंड ऑफ बोथ? तो मैंने आपको बताया था बेटा स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो करेक्ट आंसर इज सी। प्रोएक्टिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, करंट मार्केट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। रिएक्टिव क्यों होनी चाहिए बेटा? क्योंकि आपको मार्केट में जो भी फ्रेश मार्केट कंडीशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट से कोप अप करना है। तो बेटा करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटेजी इज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो करेक्ट आंसर बेटा थर्ड का क्या हुआ? सी। क्लियर है? बोलिए बेटा। अब आते हैं इससे अगला क्वेश्चन। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। रिएक्टिव पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था प्रोएक्टिव का मतलब एक्टिंग इन एडवांस और प्लानिंग इन एडवांस। तो प्रोएक्टिव कैसी होगी बेटा? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। लेकिन रिएक्टिव में मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, वन इज एडेप्टिव और वन इज रिएक्टिव, दैट इज रिएक्ट करना। तो बेटा रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ का बी। क्लियर है सर? नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्राफ्टिंग, स्ट्रैटेजी को बनाना, और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना। याद करो बेटा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या ऑपरेशनल लेवल, जिसको लोअर लेवल बोलते हैं। तो बेटा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी को कौन क्राफ्ट करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा? ऑल लेवल। तो बेटा ऑल लेवल के अंदर यहां कलेक्ट आंसर क्या बोल रहा है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय टॉप, मिडिल, लोअर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। टॉप को क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट लेवल। मिडिल को क्या बोलेंगे? बिजनेस लेवल। और लोअर को क्या बोलेंगे? फंक्शनल लेवल। नेक्स्ट टॉपिक आऊंगा, इसी से रिलेटेड है। लेकिन मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी को कौन बनाता है? स्ट्रैटेजी को बनाता है बेटा ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे अगला अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, स्ट्रैटेजिक लेवल से रिलेटेड टॉपिक है। तो बेटा इससे अगले जो क्वेश्चंस हैं ये अभी हम लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़े। आइए पढ़ लो एक 12th वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर। याद करो बेटा एडवांटेज पढ़ाते टाइम मैंने बताया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पसंद करोगे या ज्यादा रिएक्टिव? ज्यादा प्रोएक्टिव रहोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप सबसे पहले होगे, और मार्केट में अगर आप सबसे पहले हो तो आप मार्केट कैप्चर कर जाओगे। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव। आई होप आप लोगों को एमसीक्यू समझ आ रहे होंगे। बेटा देखो कितने सिंपल एमसीक्यू गिवन है, कितने सिंपल एमसीक्यू गिवन हैं। अब आपके ही मॉड्यूल में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं,
जिसमें हम लोग सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। यमी फूड एंड टेस्टी फूड आर सक्सेसफुली कॉम्पीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। इसका मतलब दो कंपनी है, यमी और टेस्टी, दोनों कॉम्पिटिटर हैं और दोनों का काम क्या है, स्नैक्स, रेडी टू ईट स्नैक्स बनाते हैं, पटना की कंपनी है। अब आगे लाइन पढ़ो। यमी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। इसका मतलब यमी जो है वो नए नए इनोवेशंस लाता है प्रोडक्ट के अंदर, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसकी वजह से दीज प्रोडक्ट विल गिव देम गुड सेल, जिसकी वजह से यमी को बहुत अच्छी सेल होती है, क्योंकि यमी इनोवेशंस लाता है, नई नई प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस लाता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है। हाउएवर टेस्टी विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट इन रिएक्शन टू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय यमी। इसका मतलब जो टेस्टी है वो टेस्टी यमी के अकॉर्डिंग, जैसे यमी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, टेस्टी उसी की तरह उसको देख के रिएक्ट करता है और उसी की तरह एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, हाउएवर टेस्टी फूड विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यमी फूड्स, टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन्ड बाय फॉर्मर मतलब यमी लाता है नए नए प्रोडक्ट और टेस्टी उसको देख के सिमिलर प्रोडक्ट लाता है। तो आगे देखा है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ टू कंपनीज एंड विच इज सुपीरियर। पहले तो मुझे बताओ, यमी प्रोएक्टिव अप्रोच लाता है या रिएक्टिव? साफ लिखा है यमी नई नई चीजें ला रहा है। तो दोनों अप्रोच में आप क्या लिखेंगे आंसर? दोनों अप्रोच में यमी इज प्रोएक्टिव, यमी follows proactive approach whereas tasty follows reactive approach। ठीक है, a company strategy is a blend of proactive and reactive। आगे वर्ड पे फोकस करो, आगे क्या लिखोगे? यमी is proactive which is used to enhance market position as well as financial performance, whereas tasty is reactive। रिएक्टिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज टू कोप अप विद अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। विच इज सुपीरियर? यमी इज सुपीरियर एज कंपेयर टू टेस्टी बिकॉज यमी इज प्रोएक्टिव इन नेचर एंड प्रोएक्टिव इन नेचर। तो ये वर्ड पे फोकस करो, विच इज सुपीरियर? यमी इज सुपीरियर एज कंपेयर टू टेस्टी बिकॉज यमी इज प्रोएक्टिव and strategic management helps organization to be more proactive rather than reactive। देखो लाइन आ गई, आपको ज्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, तभी आप मार्केट क्या कर जाओगे? कैप्चर। तो यही लिखा है ना, विच इज सुपीरियर? यमी इज सुपीरियर बिकॉज यमी इज प्रोएक्टिव विच विल गिव देम गुड सेल। आगे लाइन समझ? तो आपको आंसर ऐसे लिखना है बेटा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लिख सकते हो। यहां पे आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन बस प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव क्यों होना चाहिए, रिएक्टिव क्यों होना चाहिए, ये चीज आप लोग लिखोगे। आई होप आपको ये क्लियर है। तो आप इसका आंसर बिना देखे, सेकंड वाले का आंसर बिना देखे, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको, बच्चे तो हो नहीं आप लोग, तो बेटा आप इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में, सेकंड वाले का आंसर अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आंसर अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख के प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा सारे, मैं सबके आंसर को चेक करूंगा। तो आपको यह भी समझ आ रहा होगा बेटा केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके सामने लिखा है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल in Delhi region. Four of these stores were opened in last 3 years. रमेश शर्मा 15 साल, रमेश शर्मा has 15 stores। रमेश शर्मा के 15 स्टोर हैं जो दिल्ली रीजन में है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में डील करते हैं। उन्होंने जो 4 स्टोर ओपन करे वो लास्ट 3 साल में ओपन करे। He believes in managing strategically and enjoys significant sale of refrigerator, television, washing machine, air conditioner
एंड लाइक टिल 4 years बैक। उन्होंने सोचा कि जैसे वो रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर 4 year बैक्स बेचते थे, वैसे ही वो आगे की भी सेल एंजॉय करेंगे। अभी तक उनकी 4 साल पहले तक जो सेल थी बहुत अच्छी थी, जब तक उन्होंने 3 स्टोर ओपन और नहीं किए। 3 स्टोर ओपन इसलिए किए उन्होंने कि वो सोच रहे थे कि हमारी सेल जैसे पहले बिक रही थी, ज्यादा थी, वैसी और ज्यादा बिकेगी। आगे लिखा है विद द शिफ्ट टू परचेज टू ऑनलाइन स्टोर, with the shift to purchase to online store, the sale of his store came down about 70% in last 4 year। मीन्स अब सब लोग बेटा ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, कस्टमर की डिमांड हो गई ऑनलाइन, तो बेटा उनकी लास्ट 4 साल में जो सेल थी, वो 70% गिर गई। उन्होंने लास्ट 4 साल में अपने लास्ट 3 साल में उन्होंने 4 स्टोर ओपन किए थे, और सब कस्टमर उन्होंने ये सोच के ओपन किए थे कि कहीं ना कहीं बेटा उनकी जो सेल है वो जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही रहेगी। लेकिन कस्टमर किस पे शिफ्ट हो गया? ऑनलाइन पे, जिसकी वजह से उनकी जो सेल है वो 70% क्या हो गई? डाउन हो गई। अब आगे देखना क्या लिखा है, एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा इन लाइट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, देखो आप रमेश शर्मा के पोजीशन के बारे में लिखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। तो आप लिखोगे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बेटा क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे आपका डेली रूटीन पे इंपैक्ट आएगा। और आपने स्ट्रैटेजी तो बना ली, जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये सोच के कि सक्सेस होगा, लेकिन सक्सेस की जगह फेलियर हो सकता है ना। रमेश शर्मा ने सोचा था नए स्टोर ओपन कर रहा हूं, सेल बढ़ेगी, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन चला गया, सब कुछ ऑनलाइन चले गए कस्टमर, जिससे उसकी सेल 70% डाउन हो गई, उसका डेली ऑपरेशन पे इंपैक्ट आया, नेगेटिव हो गया। कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? एक्सपर्ट प्लानर्स को हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट प्लानर्स को हायर करोगे तो वो अपनी प्रोफेशनल फीस लेंगे। तो रमेश शर्मा ने एक्सपर्ट प्लानर हायर नहीं किए, ये सोच के कि कहीं ना कहीं उनको सेल इंक्रीज हो जाएगी, यही सोच के, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट प्लानर हायर करता तो कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना। थर्ड, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। देखो रमेश शर्मा ने सोचा था जैसे अभी तक बिक रहे हैं रेफ्रिजरेटर सब कुछ वैसे बिकेंगे, लेकिन सब लोग कस्टमर एनवायरमेंट कहां शिफ्ट हो गया? सब लोग शिफ्ट हो गए ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, क्योंकि एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इतना ज्यादा चेंजिंग है, इतना डायनेमिक है। कस्टमर की डिमांड ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन शिफ्ट होने की वजह से उसको कितना लॉस हुआ? 70% सेल डाउन हो गई बेटा। और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स को समझना डिफिकल्ट है। क्यों बेटा? सब लोग ही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या बना रहे होंगे? स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अब ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज हैं उनके रिस्पॉन्स को रमेश शर्मा ने समझा ही नहीं ना। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं कस्टमर मेरे पास अभी तक आ रहा है, 3 नए स्टोर और ओपन कर लेता हूं, सेल बढ़ती जाएगी, लेकिन सेल बढ़ी नहीं, घट गई, क्योंकि सब लोग कहां शिफ्ट हो गए? सब लोग शिफ्ट हो गए बेटा किस पे? ऑनलाइन। डिमांड शिफ्ट हो गई ऑनलाइन, जिसकी वजह से उनकी सेल हो गई बेटा क्या? उनकी सेल हो गई 70% डाउन। तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने केस स्टडी बेस भी आपको कराए हैं। सेकंड का मुझे आंसर लिख के व्हाट्सएप करेंगे सब लोग, सेकंड वाले का। आप देख लो कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप भी कैसे आते हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस टू डेवलप विजन, सेट ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट स्ट्रैटेजी, एज वेल एज इनिशिएट करेक्टिव एक्शन वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। व्हाट बेनिफिट्स एक्योर बाय फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस। इसका मतलब आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी। आगे लिखा है आर देयर एनी लिमिटेशंस अटैच्ड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन? यस,
What are the limitations? Time consuming, costly process, difficult to understand competitive response, and environment is highly complex and turbulent. इससे अगला ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं, डिफरेंट लेवल्स, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। 4 देख लो, स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, डिस्कस। तो लिखोगे बेटा आप इसका आंसर, यस स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, दैट इज स्ट्रैटेजी इज द ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। What is the meaning of proactive? Acting in advance or acting in advance or planning in advance. And what is reactive? Reaction to unanticipated events or adaptive. अब proactive क्यों होना चाहिए? Because मुझे अपनी current financial position और market position को या performance को enhance करना है। Reactive क्यों होना चाहिए? मुझे अपने unanticipated events और fresh market condition से अपने आप को बचाना है। और complete strategy क्या कहलाएगी? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चन से, मैंने आपके सामने आपका मॉड्यूल ही ओपन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। बेटा वापस बोल रहा हूं, केस स्टडी बेस्ड भी 2 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करे और कुछ मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करे। बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक आता है एग्जाम के अंदर और आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमारे सामने 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 2 ही डिस्कस किए हैं, बाकी 3 क्यों नहीं डिस्कस करे? क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक नहीं पढ़े, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा ये। आई होप यहां तक क्लियर है सबको सर। तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है, कोई डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लेक्चर को बेटा मैं यहीं रोक रहा हूं। इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप क्लियर है सबको सब। यहां तक के टॉपिक बेटा 2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस भी हाथ के हाथ मैंने आपको बोला था कराऊंगा, तो बेटा इस तरीके से मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। आई होप क्लियर है सर सबको। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज इसको लिखिए, लिख के प्लीज मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप कीजिए। अपनी लैंग्वेज को यूज करो और मैंने आपको बता दिया प्रोएक्टिव क्यों, रिएक्टिव क्यों, ये भी लिखो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।